नमस्कार। एक सवाल है। ये जो देश का आइडिया है कि हम भारतीय हैं, कोई जर्मन है, कोई फ्रेंच है, या आखिर आया कहाँ से? कभी सोचा है? आज हम इसकी जड़ तक जाएंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी देखेंगे और समझेंगे कि इसने हमारी आज की दुनिया को कैसे गढ़ा। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस दुनिया को जानते हैं, जिसमें देशों की सीमाएं हैं, इससे पहले क्या था? मतलब जब देश नहीं थे, मेरा देश वाली ये जो भावना है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आज तो ये बहुत नेचुरल लगता है ना, लेकिन हमेशा से ऐसा था नहीं। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं 19वीं सदी से भी पहले के यूरोप में। यहाँ कोई जर्मनी, कोई इटली नहीं था। थे तो बस बड़े बड़े साम्राज्य, जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर या ऑटोमन एम्पायर। और इन साम्राज्यों की खास बात क्या थी कि इनमें अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग कल्चर वाले लोग सब एक ही राजा के अंडर रहते थे। तो ये जो सिस्टम था, इसे कहते थे निरंकुशतावादी या एब्सोल्यूटिज्म। मतलब सीधा साधा है, सारी की सारी पावर एक राजा के हाथ में। उसे रोकने वाला कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं। जो राजा ने कह दिया वही कानून। और आम लोग, उनकी कोई सुनता ही नहीं था, कोई आवाज ही नहीं थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की। ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे यूरोप में एक नए आइडिया, राष्ट्र राज्य के आइडिया की आग लगा दी। तो इस क्रांति का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मैसेज क्या था? वो ये था कि लोग ही देश बनाएंगे और अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। जरा सोचिए इस बात की गहराई। पावर एक राजा के हाथ से निकलकर आम लोगों के हाथ में आ रही थी। ये एक तरह का धमाका था। और देखिए, ये आइडिया कितनी तेजी से फैला। 1789 में क्रांति शुरू हुई और 1804 आते आते नेपोलियन ने अपने सिविल कोड के जरिए बराबरी और आज़ादी के इन विचारों को पूरे यूरोप में पहुंचा दिया। हाँ, ये बात अलग है कि 1815 में वाटरलू में वो हार गया। इस क्रांति का असर कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा आप ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख की एक बात से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। मतलब पुराने राजा महाराजा समझ गए थे कि ये नए आइडियाज किसी बीमारी की तरह फैलने वाले हैं और उनके लिए बहुत खतरनाक है। तो जाहिर है, जो पुरानी ताकतें थीं वो चुप तो नहीं बैठने वाली थीं। अब देखते हैं कि उन्होंने इस बदलाव की लहर को रोकने के लिए क्या किया। और यहां पर दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ थे कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी, जो चाहते थे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, राजा का राज, परंपरा, चर्च। और दूसरी तरफ थे लिबरल नेशनलिस्ट, जो एक नई दुनिया चाहते थे, संविधान, आज़ादी और सबसे जरूरी अलग अलग राष्ट्र राज्य। तो नेपोलियन के हारते ही 1815 में ये सारे पुराने राजा महाराजा वियना में इकट्ठे हुए। उनका मकसद बस एक, टाइम मशीन में बैठ के पीछे जाना और क्रांति ने जो कुछ भी बदला था उसे मिटा देना। उन्होंने फ्रांस में पुराने बौबन राजवंश को फिर से गद्दी पर बिठा दिया और फ्रांस के आसपास नए राज्य बना दिए ताकि वो दोबारा सिर न उठा सके। लेकिन आप आइडियाज को कैद नहीं कर सकते हैं ना। वो खत्म नहीं हुए, बस अंडरग्राउंड हो गए। क्रांतिकारियों ने सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी, जैसे ग्यूसेप मेज़ीनी की यंग इटली। इन सब का मकसद था आज़ादी और अपने अपने राष्ट्र को एक करने की लड़ाई को चुपचाप जारी रखना। और इसी संघर्ष से हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां दो बड़े यूरोपीय देश, जर्मनी और इटली, काफी ड्रामा और खून खराबे के बाद आखिर बन ही गए। तो आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इन देशों को बनाया? जर्मनी को एक करने का जिम्मा उठाया ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। वहीं इटली के हीरो थे तीन लोग, मैज़ीनी, काउंट कैवर और गैरिबाल्डी। इन लोगों ने दिमाग, जोश और तलवार सब कुछ इस्तेमाल किया और बिखरे हुए राज्यों को जोड़कर एक देश बनाया। बिस्मार्क का प्लान तो बिल्कुल सीधा और सख्त था। उनकी पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन की, मतलब बातें कम और एक्शन ज्यादा। उन्होंने प्रशिया की जबरदस्त आर्मी को यूज किया। 7 साल के अंदर 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस सबको हराकर जर्मन राज्यों को एक झंडे के नीचे ले आए। और उनका ये प्लान कामयाब रहा। साल था 1871। जगह थी वर्साई का मशहूर शीश महल और वहां पर जर्मन साम्राज्य का ऐलान कर दिया गया। इटली की कहानी थोड़ी अलग थी। यहाँ किसी एक बिस्मार्क का नहीं, बल्कि 3 अलग अलग ताकतों का मेल था। मैज़ीनी का क्रांतिकारी जोश, कैवर का दिमागी खेल यानी डिप्लोमेसी और गैरिबाल्डी की फौजी लीडरशिप। इन तीनों ने मिलकर इटली को एक किया। तो हाँ, नए देश बन गए। ये राष्ट्रवादियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन
हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। इसने कुछ नई और काफी खतरनाक ताकतों को भी जन्म दिया। और इस कहानी में एक और बात याद रखना बहुत जरूरी है। इन सभी क्रांतियों और संघर्षों में महिलाओं ने बराबर का हिस्सा लिया। उन्होंने पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए, अखबार निकाले, सड़कों पर प्रदर्शन किए। लेकिन विडंबना देखिए, इतनी मेहनत के बाद भी जब देश आजाद हुए या बने तो उन्हें वोट देने का हक तक नहीं मिला। अब जब ये नए ताकतवर देश बन गए तो इनके बीच एक अजीब सी होड़ शुरू हो गई। हर कोई खुद को दूसरे से बेहतर और ज्यादा ताकतवर साबित करना चाहता था। और इसका नतीजा क्या निकला? साम्राज्यवाद, मतलब दूसरे देशों पर कब्जा करने और कॉलोनी बनाने की एक अंधी दौड़। और ये होड़ सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंची बाल्कन इलाके में। इसे यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाने लगा। हुआ ये कि जैसे ही ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ा, यहाँ के अलग अलग ग्रुप्स में आज़ादी की नेशनलिस्ट भावना भड़क उठी। हर कोई अपना देश चाहता था और इस आग में घी डालने का काम किया यूरोप की बड़ी ताकतों ने, जो यहाँ अपना दबदबा बनाना चाहती थीं। पर बस यहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जमीन तैयार हुई। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। अगर राष्ट्रवाद की ताकत देश बना सकती है, तो क्या यही ताकत साम्राज्य तोड़कर एक वर्ल्ड वॉर भी शुरू करवा सकती है? शायद यही राष्ट्रवाद की हकीकत है, एक दोधारी तलवार जो बना भी सकती है और मिटा भी सकती है।